प्रैक्टिकल नॉलेज, मैं इसको कहता हूँ ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, एम्पेरिकल नॉलेज है कि आप उसको उसके खींच के उसके अंदर, जैसे वो मैं प्लेटो को अक्सर फॉलो करता हूँ, वो कहता है कि रियलिटी, सच्चाई कहीं छुपी होती है, हमें निकालनी पड़ती है। वी हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट रियलिटी और ट्रूथ इज़ जस्ट हिडन फॉर्म, वी हैव टू जस्ट एक्सपोज इट। जैसे उसके फादर ने कहा था कि इसके अंदर शेर है, मैंने बाहर निकालना है। तो वी हैव टू जस्ट एक्सप्लोर थिंग, हमें एक्सप्लोर करना। लिटरेचर तो बहुत वसी चीज़ है, इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं बड़ा परफेक्ट हूँ। अच्छा जी, मैं दूसरी स्लाइड शेयर करने लगा हूँ, देख लें। मैं उसको ज़्यादा जस्ट रिव्यू दूंगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो तकरीबन मैं उसको 3 मंथ में खुद करवाता हूँ, 1 by 1 एक एज को और उसके राइटर को। यानी जब मैं PPSC इंग्लिश में पढ़ाता हूँ तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगा, आप ज़रा देखें। सर ये PPS इंग्लिश क्या है? हाँ जी, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये पंजाब लेवल पे होता है, ठीक है। और उसमें लोग जो हैं हिस्सा लेते हैं, और उसमें 17 स्केल की सीट्स होती हैं, आजकल 16 स्केल की भी आ रही हैं इसके थ्रू, बल्कि NTS को ख़त्म करके इसके थ्रू ही पेपर। और ये बड़ा टफ सिस्टम होता है मार्किंग का, उसमें पैनल बैठता है, आपका इंटरव्यू होता है और उसके ज़रिए आपकी सिलेक्शन होती है, साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं। आपको तो फौजिया ज़रूरत ही नहीं है इसकी। क्यों फौजिया, आपको? क्यों? नहीं, आप तो जॉब पे लगी हुई हैं, अरे तो पाकिस्तान वालों को ज़रूरत है ना। वैसे भी उसकी एज होती है, एज लिमिट होती है। सर जॉब की वो जो है ना इस सर्कमस्टांसेस में जॉब का मैंने आपको जैसे बताया था ना कि यहाँ पे भी कैसे ये लोग रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन को ये, और काफ़ी रिजेक्शन भी हुई हैं और कुछ लोगों को भी निकाल दिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, लेकिन बाकी ये है कि ज़रूरत क्यों नहीं है, ज़रूरत तो जॉब जो करते हैं उनको ही तो होती है ज़्यादा। गवर्नमेंट की जॉब करनी है आपने? नहीं सर, गवर्नमेंट की जॉब तो पाकिस्तान आके होगी ना, कोई बैठ के नहीं होती। तो वो गवर्नमेंट की जॉब है ना, PPSC इंग्लिश में। गवर्नमेंट का स्कूल है जहाँ पे मैं लगी हूँ। अच्छा, ये भी गवर्नमेंट का स्कूल है? जी सर। क्या नाम क्या स्कूल का? पाकिस्तान इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज। In fact, you will be getting the pensions and all kind of salary like the incentive we are getting. जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको भी मिल रहे होंगे। Later I will discuss with you. Okay. अभी मैंने बताया ना इंट्रोडक्शन। A short history of, ऊपर देखिए, a short history of English literature. ये इंग्लिश जो आपको इंग्लैंड नज़र आ रहा है, ये कोई ऐसे नहीं था कि आप ऐसे ही रिफाइंड पीपल बन गए और रेनेसेंस आ गया ऐसे ही। इसके पीछे एक हिस्ट्री है, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री जो है ना वो बड़ी ओल्ड है, क्योंकि ये अंदर आपने रोमन ग्रीक्स की फ़िलासफ़ी को ले लेती है। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के फाउंडर हैं रोमन ग्रीक्स। नो टॉक अबाउट जूलियस सीज़र, वो पहला इंसान है, किंग था रोमन ग्रीक्स का, रोमन किंग था। इसने क्या किया, इसने पहली दफ़ा 54 BC में इसने हमला किया, फिर 52 BC में हमला किया। ये रोमन एम्पायर इसने क्या बना दिया, इंग्लैंड पे हमला किया। उस वक्त यहाँ पे 2 कौमें आबाद थी, एक थी कैल्टिक और दूसरी थी गैलिक। कैल्टिक और गैलिक जो 2 लैंग्वेज बोलने वाली कौम में यहाँ पे मौजूद थी, और इनके ऊपर हमला किया किसने, रोमन प्रिंस ने, किंग ने, नाम था जूलियस सीज़र। जूलियस सीज़र ने पहला हमला किया, फिर दूसरा हमला किया। रोमन एम्पायर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और अल्टीमेटली कामयाब हो गई। रोमन एम्पायर ने इनको क्रश कर दिया और इनको रिप्लेस किया कैल्टिक और गैलिक को। ये तकरीबन 400 साल तक हमला करते रहे, 400 साल तक इसको रूल करते रहे, और साथ क्या लेकर आए, अपना लिटरेचर, रोमन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, और ऑल लिटरेचर एंड फाइटिंग एक्टिविटी वट एवर दे हैड इन देयर कल्चर दे ब्रॉट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में बहुत सारे जो वर्ड्स हैं आज भी आप देखेंगे वो लिखा होगा कि वो कहाँ से लिया गया, रोमन लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से। इन्होंने रूल किया इंग्लैंड को 500 साल, राउंड अबाउट 400 राउंड अबाउट ईयर्स इन्होंने वहाँ पे रूल किया। उसके बाद रोमन ग्रीक्स के ऊपर कुछ ट्राइब्स हमले करने लग गए। रोमन एम्पायर को अपने आप को इंटीग्रेट करना मुश्किल में पड़ गया, और यहाँ पे आए जर्मैनिक, जूट्स, एंग्लो
सैक्सन्स, इस तरह के कुछ ट्राइब थे जो बड़े फाइटर थे। उन्होंने रोमन ग्रीक्स पे ऊपर हमला कर शुरू कर दिए, इंग्लैंड पे भी हमला शुरू कर दिया, और उधर से कुछ बड़े जालिम किस्म के लोग थे और वो रोमन पे भी हमले कर रहे थे। रोमन अपने आप को इंटीग्रेट करने के लिए परेशान हो गए कि हाउ टू इंटीग्रेट आवर ओन एम्पायर। दे लेफ्ट इंग्लैंड एंड दे वेंट अवे। उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ा एज इट इज और चले गए। अब उसको रिप्लेस कर लिया जूट ने, एंग्लो सैक्सन ने और जर्मैनिक ट्राइब्स ने। ये कोई रशियन, साउदर्न रशियन पार्ट से कुछ आए थे, कुछ जर्मनी साइड के इलाकों से आए थे। उस वक्त कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज तो नहीं थी कंट्रीज़ की। अब ये वहाँ पे इन्होंने रिप्लेस कर दी रोमन लैंग्वेज, कैल्टिक को भी, गैलिक को भी, और इन्होंने अपनी लैंग्वेज। इवन के जो आज आपको इंग्लैंड नज़र आता है, ये भी एंग्लो ट्राइब से ही इंग्लैंड निकला है। होप यू गॉट द पॉइंट। ये आ सकता है कॉम्पिटेटिव कि ये जो एंग्लो ट्राइब था उसी से इंग्लैंड निकला है। उसके बाद ऐसे चलता गया काम, उसके बाद इनको रिप्लेस किया, ये करते रहे हुकूमत, ठीक है। ये एंग्लो सैक्सन, ये जूट, ये जर्मैनिक, ये सारे मिलके इंग्लैंड को रूल करते रहे। इनको फिर रिप्लेस किया नॉर्मन्स ने, जो फ्रेंच थे, फ्रेंच इनहेबिटेंट्स थे, फ्रेंच डिवेलर्स थे, उस इलाकों से आए थे। उन्होंने आके यहाँ पे फ्रेंच जो है लागू कर दी। यानी फ्रेंच, पहले वो रोमन ग्रीक्स की लैंग्वेज आ गई, ठीक है, लैटिन ग्रीक भी आ गई, उनके अंदर जर्मैनिक भी आ गई, जूट भी आ गई, उसके बाद वो कैल्टिक भी और गैलिक भी, ये सारी लैंग्वेज वहाँ पे मौजूद थी। अब इतना मिक्सचर सा हो गया लिटरेचर। उसके बाद फ्रेंच भी आ गई, वो फ्रेंच बोलते थे, उन्होंने फ्रेंच इंट्रोड्यूस कर दी। फ्रेंच ने बड़ी सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स उन्होंने निकाले, उसमें खासा वर्क हुआ। और जो एंग्लो सैक्सन का जो ओल्ड वर्क है, वो है सबसे अच्छा वर्क जो है वो है बेओवल्फ। बेओवल्फ एक स्टोरी है मॉन्स्टर की, और बेओवल्फ उनके साथ लड़ता है। एक मदर जो पहली बेओवल्फ है उसके साथ भी लड़ता है, उसके बेटे के साथ भी लड़ता है, अल्टीमेटली कामयाब होता है। तो ये एक स्टोरी है और बड़ी पुरानी उसमें लिखी है, और उसका जो राइटर है वो अनोनिमस राइटर है। मशहूर जो लोग हैं, जो एक बीड है, एक हैडमैन है, साइन वुल्फ है, इस तरह के लोग प्रोमिनेंट हैं उस एज के। उसके बाद नॉर्मन एज आ गई जो कि टोटली फ्रेंच थे, और फ्रेंच उन्होंने शामिल कर दी। उसके बाद ये तकरीबन मेडिवल एज तक उन्होंने सोचा कि भाई ये तो हमें रिप्लेस कर रहे हैं, हम इंग्लिश पे मेहनत करें। तो मेडिवल एज जब आती है तो चौसर ही इज़ अ मेन फिगर। ही स्टार्टेड राइटिंग इन, he takes some point from the from Italian concept. He visited Italy, and even he saw the Three Ages peasant revolt. He has seen the Black Death और फाइट बिटवीन 100 फाइट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। इस तरह के मसाइल चल रहे थे और चौसर ने ये सारे देखे हैं। चौसर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में गया, इटली में गया, फ्रांस में गया और इस तरह के कंट्रीज़ में। उसके पास बहुत सारा नॉलेज था। उसको डेकामेरन बोकाशियो का एक वर्क था, उससे मुतासर हुआ। इटली में एक बड़ा प्रोमिनेंट राइटर था बोकाशियो, उससे मुतासर हुआ डेकामेरन बुक से, और उसने उसके ऊपर लिख दिया। उस जैसा ही एक स्टोरी बना के कैंटरबरी टेल लिख दी और अपनी लैंग्वेज में लिखी। आज उसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद रेनेसेंस एज आ गई। मेडिवल एज जो थी वो टोटली चर्च के अंडर थी। चर्च इट वाज डोमिनेटिंग, एंड आफ्टर दैट इन इटली देयर वाज वन मूवमेंट विच इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म इन अ सेंस दैट it was a new movement, and in this movement the people they were reinforcing we should find value in human being rather than in church, in religion, whatever we earn why church is taking। हम कमाते हैं, चर्च ले जाता है, हम ह्यूमनिज्म पे बात करें भाई, इंसानों की बात करो, सेंटर ऑफ अटेंशन इंसान है। वो ह्यूमनिज्म की स्पिरिट चल रही थी। पेट्रार्क उसका बानी था और भी कुछ लोग थे। अब वो भी आ गई इंग्लैंड में, साथ उसके रेनेसेंस चल रहा था। अब रेनेसेंस में री इंटरप्रेट किया गया, सारे नॉलेज को री डिस्कवर किया गया, री राइट किया गया। ये फ्रेंच वर्ड है। अब रेनेसेंस एज जो है वो मज़हब को डिस्कार्ड करती है और वो न्यू चीज़ें जो ह्यूमनिज्म की चीज़ें हैं इंसानों को डिस्कस करती है। उसमें शेक्सपियर जो है मेन फिगर है उसका, बेन जॉनसन है और इस तरह के जो दीगर राइटर हैं, और इसमें एक और है एडमंड स्पेंसर। इस तरह के जो है की फिगर हैं, लिटरेरी फिगर्स हैं, वो अपने पॉइंट से फिर लिखते रहे। उसके बाद हम आ जाते हैं मज़ीद क्लासिकल एज में। क्लासिकल एज में उन्होंने दोबारा से री इंटरप्रेट करने की कोशिश की, वही होमर विर्जिल के वर्क को। उसमें अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन, जॉनसन, ये सारे शामिल हैं। ये क्या कहते थे, साइंटिफिकली के चाह रहे थे कि भाई साइंटिफिकली देखें लिटरेचर को आप ये ना बना दें कि लिटरेचर बस जी यही है। उन्होंने कहा भाई लिटरेचर को यू मस्ट सी लिटरेचर साइंटिफिकली, ऑब्जेक्टिवली।
तो ऑब्जेक्टिवली लिखते, रूल बाउंड्स कर दिया, और वो क्लासिकल रोमन अगस्टन एज का जो लिटरेचर था उसको री इंटरप्रेट करके उसको दोबारा से ट्रांसलेट किया। पॉप ने अपने दो फैंटम और ब्रूम दो दोस्त साथ लिए, उनके साथ मिलके उसने होमर और वर्जिल के वर्क को ट्रांसलेट कर लिया, और डीसी और एलियाड और इस तरह के वर्क मशहूर होता गया। तो इस तरह उसने एक एज को डोमिनेट कर लिया। फिर ट्रांजिशन, वो इनलाइटनमेंट की एज जो है वो भी यही एज है। उसके बाद आती है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में राइटर जो हैं वो थक जाते हैं रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते, लिखा नहीं जाता उनसे बेसिकली। वैसे वो तो हीरोइक कॉपलेट में लिख लेता था, चार्म स्ट्राइक द साइट, मेरिट विन द सोल, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये इस तरह की बातें छोटी छोटी करता था अलेक्जेंडर पॉप, और वैसे रूल से लिखता था हीरोइक कॉपलेट के साथ मिला के। तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द राइटर टू राइट इन हीरोइक कॉपलेट एंड राइटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बाउंड पोइट्री इन अ सर्टन ऑर्डर्स, सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। रोमांटिक एज के राइटर्स ने ये किया कि वाई वी शुड फॉलो ऑल दिस थिंग, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, एंड कीट सेड, John Keats said, poetry must come like poetry should come like a tree comes to the leaf come to the tree। जैसे दरख्त जो है, किसी दरख्त के ऊपर ट्रीज आते हैं, लीव्स आते हैं, वैसे पोइट्री आनी चाहिए। अगर ऐसी पोइट्री नहीं कर रहे तो को ना करो। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग पे बात होने लगी। उसके बाद मॉडर्न एज आ गई, सिंबलिज्म की एज, क्योटिक, डिस्टर्बेंस, क्रम्बलिंग, इंसान बटा हुआ, टू बी और नॉट टू बी में। फिर पोस्ट मॉडर्न एज आ गई, और जैसे जैसे लोग आ गए बेसिकली वैसा ही लिटरेचर चेंज होता गया। तो ये सारी बातें थी। अब ऐसा करें, आप असाइनमेंट निकालें।